बोलो। सो आई वाज सेइंग कि लिक्विडेशन तो होता ही नहीं है। मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा गया कि लिक्विडेशन टाइम पर नहीं हो रहा है। 186 दिन का टाइम पीरियड है, उसको क्रॉस कर जाते हैं। आपस में जो है सेटलमेंट करने की बात होती है। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने भी ये कहा है कि जो 3C है, यानी आप इनकम टैक्स अथॉरिटी जो हो गई, आईबीबीआई हो गई, इनसे हट करके आप जो है इंटरनल रिफॉर्म इस तरीके से कीजिए ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कंपनी के अंदर पहले से बढ़े, और रेगुलेटरी जो नॉर्म्स हैं उनको आप अडॉप्ट करो, ताकि जो है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर जितनी भी कंपनी है वो रजिस्टर्ड हो सके उनका। और सीए के लिए स्पेशली हमारे यहाँ कानून जो सरकार है उसने बोला भी है कि वी रिक्वायर दीज ऑडिटर्स to perform their work in a professional manner rather than having the money interest. ठीक। यहाँ पे आई वुड लाइक टू एड अप कि जो एनएफआरए है इट वाज फॉर्मुलेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 में। स्टार्टरी एंड बोलो। इसको हाँ प्रपोज किया गया आफ्टर जो सत्यम स्कैंडल हुआ था 2009 में, तो इट वाज फर्स्ट प्रपोज्ड आफ्टर दैट। एंड जो अभी प्रवेश बोल रहा था कि लिक्विडेशन होता ही नहीं है, तो एक यहाँ पे आई वुड लाइक टू करेक्ट हिम कि लिक्विडेशन हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है अंडर आईबीसी। ऑब्जेक्टिव है रेजोल्यूशन। लिक्विडेशन का मतलब ये होता है कि कंपनी बंद हो गई। अगर वो बैंकरप्ट हो रही है तो वो उसको बंद कर दिया, तो दैट मीन्स लिक्विडेट कर दिया उसको। और रेजोल्यूशन मतलब कि उस कंपनी को फिर से हम कैसे रिवाइव बैक कर सकते हैं, इंश्योरिंग कि वो उसके ऑपरेशंस बंद ना हो। तो ऑब्जेक्टिव इज रेजोल्यूशन एंड नॉट लिक्विडेशन। तो ओवरऑल जो भी केसेस रिजॉल्व हुए, मतलब कि सॉल्व हुए, उसमें देखा गया कि मैक्सिमम केसेस में लिक्विडेशन हुआ है कंपनीज का, विच वाज नॉट द मेजर ऑब्जेक्टिव। तो इसलिए हमने कुछ दिन पहले ये भी कवर किया था कि मीडिएशन इज एन ऑल्टरनेटिव दैट इज ऑल्सो बीइंग प्रपोज्ड। कि जो कन्वेंशनल प्रोसेस है वो तो रहेगा ही रहेगा, बट आप मीडिएशन से अगर चीजों को सॉल्व कर सकते हो पहले, तो दैट वुड बी दी डिजायर्ड ऑप्शन। अगर बोला जाए कि एनएफआरए का मैंडेट क्या क्या है, तो ऑडिटिंग प्रोफेशन है, हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, लेवाई फाइन, सिविल कोर्ट का उनके पास पावर है, क्वालिटी ऑडिट ऑफ द पब्लिक लिस्टेड प्राइवेट फर्म्स, रिसर्च ग्रुप रिकमेंडेशन, टास्क टीम कमिटीज, फिर सस्पेंड भी कर सकते हैं किसी को भी जो गलत ऑडिटिंग करते हैं, वर्ल्ड वाइड कोलैबोरेशन है उनका, और रिकमेंड भी करते हैं एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑन वेरियस इशू ऑफ द ऑडिटिंग इन इंडिया। सो यहाँ पे देयर इज दिस क्वेश्चन कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स क्या They have होती the हैं, तो एक second, Mansi. टर्म भी They बोल have the रहे हैं। possess the power same authority civil code. Civil code. The authority compel the delivery of the record of the oath, account and paper. तो ओवरऑल एनएफआरए बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है इंडिया में रिगार्डिंग द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कंटिन्यू। राइट। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स का मैं डिफाइन कर रही थी, तो टर्म ही बोल रहे हैं लिमिटेड लायबिलिटी रहेगी आपकी। जो आपके पर्सनल एसेट्स है, सपोज अगर आपके पास इनफ अमाउंट ऑफ कैश फ्लोज नहीं है जो आपके डेट ऑब्लिगेशंस को मीट करने के लिए चाहिए, तो आपकी लायबिलिटी लिमिटेड है इन टर्म्स कि आपके पर्सनल एसेट्स को ऑक्शन नहीं किया जाएगा। Secondly, you will not be responsible for your partner's misconduct. So that is also limited to only your individual self, your own financial behavior and जो आपके डेट्स हैं। सो दैट इज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स। तो जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के एंड में जो लिमिटेड टर्म होता है वो यही सिग्निफाई करता है कि वो कंपनीज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स है। हम्म। मानसी, मान लीजिए कि मैंने और आपने कोई कंपनी खोली एलएलपी, और मैंने उसमें घोटाला कर दिया। हम्म। तो अब गवर्नमेंट जो है वो आपके भी उतने ही लायबल मानेगी, मुझे भी जितना मेरे को मानेगी। नहीं, वो उसमें ये लिमिटेड लायबिलिटी में उसमें ये रहेगा कि आपने जो घोटाला किया है उसमें मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगी और मेरे पर्सनल एसेट्स को ऑक्शन नहीं किया जाएगा आपकी डेट को फुलफिल करने के लिए। हम्म। ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट खुश खबर ये थी, डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ चिप्स नेक्स्ट बिग स्पेस। और आगे पढ़ेंगे कि हाउ इंडिया इज टैकलिंग चाइनीज मोनोपोली इन द चिप सेक्टर। तो आगे बढ़ चुका है इंडिया इन द सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री क्योंकि पीएलआई और डीएलआई स्कीम के कारण। नंबर ऑफ अल्ट्रा रिच इन इंडिया इंक्रीज 6% टू 13,263 अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, जिसके पास 30 मिलियन मोर उनके पास इंडिविजुअल फंड है। 13,000 लोग हैं जिसके पास 13 मिलियन से ऊपर है, 30 मिलियन से ऊपर। और हाई नेट मतलब 1 मिलियन से ऊपर।
फेसलेस असेसमेंट ऑफ टैक्स, एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंसी, और इसमें ऑब्जेक्टिविटी, नॉन पार्टिशनशिप as showcased by the tax or showcased by the tax department on the part of the taxpayers. Taxpayer perception about the department has increased. It is make it redressal make quicker हुआ है और discretion reduced हुआ है, ease of doing business बढ़ा है. एंड ये भी प्रोजेक्टेड है कि दे विल बी ग्रोइंग एट 50% रेट बाय 2028, मतलब 50% इज ह्यूज. इसमें बस एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड था, डुअल इकोनॉमी. डुअल इकोनॉमी मतलब होता है कि सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर. अगर बोले डुअल इकोनॉमी की आज भी 80 करोड़ पीपल दे आर डिपेंडेंट ऑन द पीडीएस बाय द गवर्नमेंट. प्रधानमंत्री जो एनएफएसए हाँ गरीब उनसे क्या? हाँ, तो दे आर डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट सब्सिडी ऑफ ए पीडीएस. उसी के साथ साथ ही इंडिया इज बिकमिंग अ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी. इंडिया इज बिकमिंग अ मेजर मैन्युफैक्चरिंग जायंट इन द वर्ल्ड. इंडस्ट्री गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है. तो दोनों का जो दोनों का एक साइमल्टेनियसली दोनों चल रहा है साइड बाय साइड, तो जो डुअल इकोनॉमी बोलता है. अच्छा कीवर्ड है. आज भी मनरेगा यूज होता है, हाईएस्ट है. मनरेगा से दिखता है इसलिए नहीं कि एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है इसलिए मनरेगा है. हाँ. तो ये चीज के कारण, तो अगर मनरेगा बढ़ है इसका मतलब क्या है कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है बाकी जगह पे. तो ये भी है दिखता है. 81 करोड़ वी हैव डिस्कस. रूरल वेजेस भी धीरे धीरे ग्रो हुआ है ओवरऑल. उनका जो एज कंपेयर टू द इन्फ्लेशन वो उतना नहीं हुआ. तो ये डुअल इकोनॉमी कीवर्ड. सोशल सेक्टर स्पेंडिंग सॉर्ट ऑफ टारगेट. इंडियन सोशल सेक्टर स्पेंडिंग could increase to 15 trillion. I think 15 trillion. I think 1,50,000 करोड़ के आसपास होता है 15 ट्रिलियन सोशल स्पेंडिंग. 15 लाख करोड़. पब्लिक सेक्टर स्पेंडिंग अकाउंटेड फॉर 95%. तो बहुत ज्यादा है पब्लिक सेक्टर एज अपोज टू प्राइवेट सेक्टर. प्राइवेट सेक्टर किसमें करते हैं, सीएसआर में सिर्फ इन्वेस्ट करते हैं प्राइवेट सेक्टर. और और कितना हुआ, 28,000 करोड़. पब्लिक सेक्टर है 95% ऑफ टोटल स्पेंडिंग इन सोशल सेक्टर्स इन इंडिया. देखा जाए सबसे ज्यादा कहाँ स्पेंडिंग हो रहा है तो हेल्थ एंड एजुकेशन है सोशल स्पेंडिंग में, अपार्ट फ्रॉम दिस. ब्रिक्स में देख बहुत ज्यादा है, 24% है. 11% ओईसीडी का 24% है. ब्रिक्स में 11% एक्सक्लूडिंग इंडिया. और इंडिया में कितना है, 8.3%. तो एज कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज एज वेल एज ब्रिक्स, इंडिया is spending very less on social spend, सोशल सेक्टर अब जैसे 8.3%. ये जो डेटा 15, हाँ 15 ट्रिलियन लिखा है तो 1 ट्रिलियन इक्वल टू 1 लाख करोड़, तो वन मतलब कि लाख 15 15 लाख लाख करोड़. करोड़ हो. 15 लाख करोड़ मतलब 8 लाख करोड़, अप्रोक्सीमेटली 200 बिलियन अप्रोक्सीमेटली. हम्म. और सीएसआर मैंडेट किया 2% प्रॉफिट, तब वो करते हैं. और तब वो भी एक तरह से, तो इसमें और दो की हाईलाइट है. पहला, थ्री. पहला है कि इंडिया इज स्पेंडिंग वेरी लेस एज कंपेयर टू ब्रिक्स एंड ओईसीडी कंट्रीज इन द सोशल सेक्टर. 8.3% है, डेटा इसको डाल दो. सेकंड, पब्लिक स्पेंडिंग भी हो रहा है तो 26%, 36% मोस्टली ऑन द हेल्थ एंड एजुकेशन अपार्ट फ्रॉम अदर एक्टिविटी. थर्ड, पब्लिक सेक्टर का जो स्पेंडिंग है वो 95% ऑफ टोटल सोशल सेक्टर एज कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर. प्राइवेट सेक्टर में उनको बोलना पड़ता है कि सीएसआर मैंडेट है तभी आप करिए, तो भी नहीं करें. वर्टिकल डेवोल्यूशन में इसको हमेशा कोई डिटेल में लिमिट लेते हैं, इसमें कोई बस लिमिट भी होती है कंपनीज के लिए, या फिर सब सारी प्राइवेट कंपनीज को सीएसआर करना होता है? सभी को करना होता है. बस सीएसआर कुछ मैंडेट नहीं होता नहीं, है, सभी के लिए प्रॉफिट, नहीं होता है, प्रॉफिट सभी के होगा, लिए नहीं होता प्रॉफिट है। के बाद ही लिमिट होगा. होती है. टर्नओवर हाँ. और प्रॉफिट के बिहाफ पे हाँ, होता है। टर्न ओवर प्रॉफिट. लास्ट 3 साल में जो आपका प्रॉफिट है उसका आपको 2% स्पेंड करना होता है. हम्म. अब इसमें बोला जाता है इरेगुलेटरी वर्टिकल डेवोल्यूशन. वर्टिकल डेवोल्यूशन मतलब सेंटर और स्टेट के बीच में, हॉरिजॉन्टल मतलब स्टेट्स आपस के बीच में, हॉरिजॉन्टल. फिस्कल फेडरलिज्म मतलब होता है कि कैसे फिस्कली स्टेट आर सिक्योर्ड
फिजिकल डेफिसिट कम हो रहा है, इवन द सेंटर, दोनों में क्या हेल्दी डेवोल्यूशन है, हेल्दी कलेक्शन ऑफ टैक्सेस है, डिस्ट्रीब्यूशन सही है कि नहीं है, उसको बोलते हैं फिजिकल फेडरलिज्म। फेडरल सिस्टम पॉलिटी में होता है और फिजिकली इकोनॉमिक में। अब इसमें बात होता है, टू की हाईलाइट है इसमें। पहली बात है कि क्रॉस टैक्स रेवेन्यू है वो तो बढ़ते जा रहा है ओवरऑल, सब में जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है, सब चीज हो रहा है, लेकिन ओवरऑल जो सेस और सरचार्ज का यूज है इट इज वेरी हाई और इट इज केप्ट आउट ऑफ द नेट प्रोसीड। ये सेस और सरचार्ज कितना है तो इसको डेटा लिख लेना, इट इज अप्रोक्सीमेटली 5 लाख करोड़ होगा। हाँ, एडिशनल 5.5 लाख करोड़ 2024-2025 के में कलेक्ट हुआ, जो 36 लाख करोड़ टोटल बजट है, यूनियन बजट वहां पर कलेक्ट हुआ। अब 5 लाख करोड़ बहुत ह्यूज अमाउंट है, हर एक स्टेट का अपना फिजिकल डेफिसिट पूरा हो सकता है अधिकतर, तो इसमें वो देते ही नहीं है, स्टेट का शेयर ही नहीं करते, अलग अलग सेस लिया जाता है। पहला अगर तो पहला एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा हो गया कि अगर सेस लिया भी जाता है, फॉर एग्जाम्पल स्वच्छ भारत सेस इसको लिया गया, या बाकी फंड फॉर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेस लिया गया, दो सेस लिया गया, कितना कलेक्शन हुआ 8,000 करोड़, लेकिन जिसके लिए लिया गया उसके लिए पूरा उसको ट्रांसफर हुआ ही नहीं, 780 करोड़ से ट्रांसफर हुआ आउट ऑफ 8,000 करोड़। इसका मतलब मैंडेट भी है, जो सेस लिया जा रहा है तो उसके लिए वहां भी ट्रांसफर नहीं हुआ एज पर द कैग ने बताया ये चीज। ऑल सेस मस्ट बी ट्रांसफर टू द रिजर्व फंड इन द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया ऑफ देयर कलेक्शन, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है प्रैक्टिकलिटी में, रियलिटी में। नॉन ट्रांसफर शॉर्ट ट्रांसफर ऑफ द सेस डिफीट द लॉजिक ऑफ द कलेक्शन। तो दो की हाईलाइट। तीसरा, इसमें बोला गया कि जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, कभी कभी 40% इट इज बोर्न बाय स्टेट, सेंटर स्पॉन्सर मतलब स्टेट और सेंटर दोनों आपस में कोलैबोरेट करके फंड करेंगे, सेंटर सेक्टर मतलब कि पूरे सेंटर का फंडिंग रहेगा। तो सेंटर स्पॉन्सर में 60-40 होता है, 90-10 होता है, डिपेंड ऑन द, इट डिपेंड्स ऑन द हेरिटेरियन या पुअर स्टेट्स। तो 60-40 जनरली होता है, तो 40% इज बोर्न बाय द स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन स्टेट गवर्नमेंट करते हैं। तो अल्टीमेटली यूनियन गवर्नमेंट कभी कभी क्या होता है कि वो कम पैसा डिवॉल्व करते हैं और स्कीम चलते रहता है, तो इट क्रिएट्स अ बर्डन ऑन द स्टेट अल्टीमेटली। सेस भी को नहीं मिलता। तो 3 एरियाज जो पूरे ओवर की हाईलाइट है, और बोल सकते हैं कि 13 फाइनेंस कमीशन में पहले 32 था परसेंट शेयर ऑफ द स्टेट शेयर, वो बढ़ाया गया, 42 किया गया था, वापस 41 किया गया, 15 फाइनेंस अभी 16 फाइनेंस कमीशन है, उनका रिकमेंडेशन पीरियड आएगा 2026 से। और इसमें बोला है कि सेस और सरचार्ज को भी नेट प्रोसीड में कैलकुलेट करना चाहिए, और यूनियन गवर्नमेंट मस्ट लेजिस्लेटिवली एक्ट टू हैव अ स्ट्रिक्ट लिमिट ऑन द कलेक्शन ऑफ सेस एंड सरचार्ज, लॉ बनना चाहिए इसमें। तो प्रवेश यू कैन राइट 3 की हाईलाइट, सेस से रिलेटेड, सरचार्ज से रिलेटेड 5.5 लाख करोड़ जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है स्टेट गवर्नमेंट के साथ, और जो भी सेस कलेक्ट होता है वो उसमें भी कुछ अमाउंट ही उसके लिए काम आता है, फॉर एग्जाम्पल स्वच्छ भारत सेस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेस, बाकी पैसा ट्रांसफर ही नहीं होता है। तो क्या बोलता है कि आप ट्रांसफर करें पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में। और दूसरा जो थर्ड हो गया सेंसर स्पॉन्सर्ड स्कीम, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट पास ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है। यहाँ पे कीवर्ड होता है सेंट्रल डिविजिबल पूल, तो उसको डेवोल्यूशन की बात करते हैं, तो उसका पार्ट नहीं होता है सेस और सरचार्ज, इस पे हाँ, क्वेश्चन भी आ चुका है प्रीलिम्स में। और जो सीएसआर फंडिंग की कंडीशंस पूछी जा रही थी उसमें ये है कि कंपनी का जो नेट वर्थ है 500 करोड़ होना चाहिए, टर्नओवर 1000 करोड़, प्रॉफिट 5 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, और कंपनी शुड बी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। तो आपका सीएसआर जो होगा वो लास्ट 3 इयर्स का जो भी आपका प्रॉफिट है उसको एग्रीगेट करके उसका 2% आपको सीएसआर में स्पेंड करना मैंडेटरी है। और इंडिया ही एक ऐसी कंट्री पूरे वर्ल्ड में जहाँ पे सीएसआर स्पेंडिंग मैंडेटरी है, वॉलंटरी नहीं है, मैंडेटरी है। नेक्स्ट, इंडिया रिकॉर्डेड एक्सट्रीम वेदर इवेंट, तो ये इट कैन बी रिटन डाउन। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा डेज हुआ एक्सट्रीम वेदर, 3,287 ह्यूमन डेथ it was reported from all the state and UTs, 3,800। we can write this down कि एक्सट्रीम वेदर कंडीशन के कारण डेथ हो रहा है, तो इसलिए हम लोग चाहिए क्लाइमेट मिटिगेशन प्रोग्राम, सस्टेनेबल फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट,
वी हैव डिस्कस कि इंडिया कैसे इट इज इरोडिंग चाइनाज इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट। पहले 7.5% था, अभी 2. इट हैज इंक्रीज टू 7.5% फ्रॉम 2.51%। मतलब इंडिया का एक्सपोर्ट चाहे यूएस से और चाइना का एक्सपोर्ट यूएस से, दोनों का रेशियो 2.5 था सिर्फ, अभी 7.65 हो गया। 3 गुना, 3 टाइम्स इंक्रीज हो चुका है पहले से। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ऑब्वियस बात है, फोन आईफोन इंडिया में बन रहा है, डीएलआई पीएलआई के कारण बाकी चिप चिप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, एनवीडिया इंडिया में आ रहे हैं, फिर टीएमएससी वो भी इंडिया में आ रहे हैं। भारत मसूर, हर जगह भारत यूज होगा। यूरिया में भारत, नैनो पार्टिकल भारत, यूरिया डीएपी एक्सेट्रा। वैसे ही आटा राइस के लिए भारत यूज किया गया था, वैसे ही मसूर के लिए किया है, क्योंकि मसूर में वी आर मोस्टली इंपोर्टिंग फ्रॉम द कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। तो इसको डील करने के लिए और इसको अफोर्डेबल और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए कि भारत राइस है, इसका मतलब कि वो सही राइस होगा, वो क्वालिटी उसका सही रहेगा। तो एक तरह से नाफेड और एनसीसीएफ will process to pack the 25,000 ton of pulses. It will be distributed to the केंद्रीय भंडार, कीवर्ड केंद्रीय भंडार। पल्सेस का प्रोक्योरमेंट नाफेड ही करता है, नाफेड ही करता है, बस नाफेड ही करता है। हाँ, राइस और व्हीट का करता है एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन। एफसीआई। अब अशोक गुलाटी फिर जी, बोलो। एनसीसीएफ क्या करता है? एनसीसी में कॉर्पोरेशन विद रिस्पेक्ट टू द पल्सेस प्रोक्योरमेंट, इसी में आता है। और कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये कॉटन से कॉटन प्रोक्योर करता है। तो अशोक गुलाटी जी डिस्ट्रिक्ट में प्रोफेसर है आईसी, इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च। वो बोले कि फूड सब्सिडी टू ब्रिंग डाउन कंज्यूमर प्राइसेस एंड टेम इन्फ्लेशन। सीपीआई ऑलरेडी 13% इंक्रीज है राइस में। दूसरा कि क्लियर बायस है इन फेवर ऑफ कंज्यूमर। तो एक तरह एथिकल डिलेमा है ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट कि आप फार्मर सेंट्रिक उनको रेन्यूमरेशन दीजिए या फिर अफोर्डेबल फूड ग्रेन बनाए फॉर द कंज्यूमर। ठीक है, ऐसा रहता है। तभी किसी को बैलेंस बनाना कोशिश रहता है बाय द स्टेट। पहले पढ़े कि इंडिया हैड प्रोटेस्टेड यहाँ पे अगेंस्ट द चाइनीज, जो उनका जो रोल था इन्वेस्टमेंट ट्रीटी बनाने के लिए अंडर द डब्ल्यूटीओ। इंडिया ने बोला कि कंसेंसस बिल्डिंग होना चाहिए रादर देन प्लूरिलैटरल मैकेनिज्म क्रिएटेड बाय चाइना। अब इसमें बोला कि इंडिया हैव said that WTO dispute settlement body, which is defunct over the past 4 years due to the US refusal of the approval of its member. India also talked about the effective formulation of the ongoing informal dispute settlement और मेंबर्स का एलोकेशन होना चाहिए, सही टाइम पे उनका अपॉइंटमेंट होना चाहिए ताकि बायलैटरल कंसल्टेशन, एडजुडिकेशन और डिस्प्यूट रिजॉल्वमेंट सब चीज हो सके। बोलो मुझे। आई वाज सेइंग पल्सेस इंपोर्ट के बारे में जो ट्रेंड है कंपेयर टू लास्ट 2 ईयर का अगर हम बात करें तो इंपोर्ट्स इंक्रीज हुए हैं बाय 40% क्योंकि आउटपुट डिक्लाइन हो रहा है। And Myanmar was the largest importer of pulses to India in financial 2023. तो ये इम्पोर्टेंट है, हम मसूर, तूर और उड़द दाल यही इंपोर्ट करते हैं। और इंडिया अकाउंट्स फॉर नियरली हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पल्सेस कंजम्पशन, तो मतलब 50%। ओके, ये पूरा आर्टिकल की हाईलाइट फ्रॉम दिस आर्टिकल कि गवर्नमेंट कैपेक्स एक्सपेंडिचर, पहले क्या होता था कि जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर कंपनीज है दे वर मोस्टली फंडिंग द प्रोजेक्ट इन इंडिया। अब गवर्नमेंट पास इतना कैपेबिलिटी इंक्रीज कर चुका है कि दे आर नाउ फंडिंग द प्रोजेक्ट डायरेक्टली। अप्रोक्सीमेटली पीएसयू का कैपेक्स $3.4 ट्रिलियन, मतलब 3 लाख करोड़। और सेंट्रल बजट कैपेक्स इट हैज इंक्रीज टू 11 लाख करोड़। 1.6 से बढ़ के 11 लाख करोड़ हो चुका है पिछले 10 साल में से, 13 साल में, 13 ईयर्स में। तो ओवरऑल सेंट्रल गवर्नमेंट कैपेक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर हैज आउटस्ट्रिप्ड पीएससी कैपेक्स इन एब्सोल्यूट टर्म्स। एनएचए का देखा जाए, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, ईपीसी मॉडल, सब में सेंट्रल गवर्नमेंट इज टेकिंग इनिशिएटिव इन विट ट्रस्ट बनाया जा रहा है हर चीज। तो क्यों किया जा रहा है? ताकि सेंट्रल, पहले क्या हो रहा था कि सीपीएससी जो थे
वो अपने जो फंडिंग थे वो इन्वेस्ट करते थे, उसके कारण उनका जो प्रॉफिट था वो लॉस होता था। और दूसरा कि जो प्रॉफिट उनको रिसर्च डेवलपमेंट में डालना चाहिए था वो फिर दे वर ट्रांसफर टूवर्ड्स द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इन कैपेक्स। वो अब ये नहीं होगा, वो अपने खुद यूज कर सकते हैं, और गवर्नमेंट के पास अलग अलग एवेन्यूज मिल चुका है इन्वेस्टमेंट के लिए। रेलवेज में हो गया, या फिर हाईवेज में हो गया, हाईवे प्रोजेक्ट हो गया। लेकिन अब जहां तक प्राइवेट सेक्टर की बात आता है, प्राइवेट सेक्टर हैव नॉट रियली रिकवर्ड फ्रॉम द 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस, ए की टर्म। ओवरऑल यही है। और यहाँ पे हम क्राउडिंग आउट इफेक्ट की भी बात कर सकते हैं कि ये बोला तो जा रहा है कि पब्लिक सेक्टर का ज्यादा शेयर इन कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो अगर प्राइवेट सेक्टर का भी इंक्रीज करना इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा कि वो कितना अमाउंट बोरो कर रहे हैं फ्रॉम द मार्केट। ज्यादा बोरो करेंगे तो उतना ज्यादा प्राइवेट सेक्टर फिर क्राउड कम आउट हो रहेगा। जाएगा, उनके हम्म। पास हाँ कम अमाउंट बचेगा टू मेक एन इन्वेस्टमेंट। हम्म। तो ओवरऑल स्टेडली इंक्रीज हुआ है अगर देखा जाए तो पिछले 13 ईयर्स में, स्टेडली इंक्रीज। हाँ। सेंट्रल बजट है कैपेक्स एक्सपेंडिचर 11 लाख करोड़ फ्रॉम 1 लाख करोड़ इन लास्ट 13 ईयर्स। हम्म। The old believe everything, the middle age suspect everything, the young know everything. ऑस्कर वाइल्ड। ट्रू। अगर डिजिटल इकोनॉमी में देखा जाए तो जो भी व्हाट्सएप में आता है ओल्ड एज मेजरली होते हैं, वो सब पे विश्वास करते हैं। फिर जो यंग होते हैं वो सब जानते हैं। शॉर्ट टर्म जो डॉनन क्रूगर इफेक्ट होता है कि आप कम जानते हुए आप बोलते हैं कि सब पता है मुझे, तो यंग होते हैं। धीरे धीरे आप बढ़ते हैं, आपका विजडम होता है, आप फिर क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हो, स्केप्टिक हो जाते हो हर चीज लेकर के। तब फिर आप क्वेश्चन करते हो एवरीथिंग। ट्रस्ट करना मुश्किल हो जाता है मिडिल एज में आते आते। और ओल्ड में आप वर्नेबल हो जाते हो, डिपेंडेंट हो जाते हो किसी के साथ भी, तो आप बस वापस से बच्चे हो, तो आई थिंक दे बिलीव एवरीथिंग। आपको बोलना है मैं प्रवेश के। नहीं ठीक है, ये यही है मतलब एग्जाम्पल्स इसमें फिट कर सकते हैं अलग अलग। बैंक्स टू डिस्क्लोज क्लाइमेट चेंज स्ट्रैटेजी FY 26, और इसमें डायरेक्शन दिया गया भाई आरबीआई कि आप अपना बाकी तो कर ही रहे हो, फाइनेंशियल एस्पेक्ट में आप बोल रहे हो, लेकिन आप क्लाइमेट चेंज को कैसे डील करोगे उसका स्ट्रैटेजी बताइए। बैंक क्रेडिट रिस्क में तो कहाँ इसमें हो सकते क्या हैं, रोल हो दो सकता है, जगह मतलब बैंक्स का क्लाइमेट चेंज स्ट्रेटजी में क्या रोल हो सकता है? हाँ वही बताया, 3 to 4 एरियाज है। आपका ग्रीन हम्म। फाइनेंस कहाँ पर है, या फिर हम्म। आपका जो इंश्योरेंस मैकेनिज्म दिया जा रहा है, आपको इंश्योरेंस दिया जा रहा है, क्या वो इंश्योरेंस वापस रिकवर हो पाएगा, लोन वापस रिकवर हो जाएगा फ्रॉम द क्लाइमेट चेंज और इंड्यूस्ड जो इंडिया में एग्री क्राइसिस है, उसमें भी लोन दिया जाता है, तो वापस होगा रिकवर। तीसरा चीज ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट बात कर लिए। चौथा चीज होगा कि बैंकिंग सेक्टर में भी क्या आप ग्रीन इकोनॉमी की तरफ जा रहे हो, एनर्जी एफिशिएंट बना रहे हो पूरे सिस्टम को, फाइनेंशियल सिस्टम को पेपरलेस तरफ जा रहे हो, तो एक क्लाइमेट चेंज स्ट्रेटेजी। हाँ, एक और एस्पेक्ट ये होगा कि जो कार्बन बॉन्ड, बैंक्स बॉन्ड लेंडिंग मार्केट है। एक्टिविटीज कर रहे हैं, जो बैंक्स मतलब लोन्स दे रहे हैं बिजनेसेस को, उन बिजनेसेस के ऊपर जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट होगा, क्या वो उसको क्रेडिट वर्दी बिहेवियर में अकाउंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? हम्म। ठीक। 70 million ton स्टोरेज कैपेसिटी टू बी डेवलप्ड विद कोऑपरेटिव सेक्टर, ये पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, वर्ल्ड लार्जेस्ट होगा। PACS टू इंटीग्रेट करना है, फूड सप्लाई, नाबार्ड, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, सबको मिलके काम कर सकते हैं। नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इट विल बी स्पीयरहेडेड बाय। 70 million ton प्रोजेक्ट है क्रिएट करना, ओवरऑल गवर्नमेंट कैपेसिटी ऐसे रखा रहता है पहले। इसी कारण क्या होता है, बारिश होता है फिर उसमें कीड़े और लग जाते हैं, फिर खराब हो जाता है अनाज अल्टीमेटली। तो 70 million ton, तो 500 to 2,000 ton will be storage capacity in each village. 1 lakh for PACS will be able to build go down to avoid distress sale of crops. अगर आज सेल नहीं हुआ है तो फार्मर डर जाते हैं, उसी दिन फिर डंप कर देते हैं कि अगले दिन तो खराब हो जाएगा। अब है कि वापस लेके ट्रैक्टर लेके वापस आ जाएंगे और फिर वापस रख देंगे, तो अगले दिन फिर जाएंगे। तो डिस्ट्रेस सेलिंग जो नहीं हो पाएगा, और जो कार्टिलाइजेशन ऑफ द मंडी सिस्टम है अंडर द APMC एक्ट 2017, उसमें भी कम होगा
क्योंकि वो फिर डरा नहीं सकते फार्मर्स को कि आपको बेचनी है आज, कल तो कोई नहीं लेगा। तो PACS, प्राइमरी कल्चर एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, इट विल बी द हब ऑफ एग्री स्टोरेज। इट विल बी ड्रिवन, 63,000 को बनाया जा रहा है, एक तरह से मॉडर्न बनाया जा रहा है, डिजिटल कनेक्ट किया जा रहा है सबसे। सब काम करेंगे भाई, वेयर हाउसिंग, कस्टम हायरिंग, प्रोसेसिंग, फेयर प्राइस। तो रोल ऑफ PACS बढ़ जाता है, कोऑर्डिनेशन बढ़े, कोऑपरेटिव क्रेडिट लिंकेज, हर एक चीज में उनका रोल रहेगा, सब में। फॉर एग्जाम्पल माइक्रो फूड प्रोसेसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट फंड AIF, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, प्रधानमंत्री संपदा योजना, फूड प्रोसेसिंग, सब। अगर इसी के ऑयल अलावा सीड, अनियन, ऑयल सीड, पल्सेस, व्हीट, मिलेट, सब चीज स्टोर कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि नाबार्ड का रोल यहाँ पर, PACS का रोल, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का रोल, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक रोल, NCDC का रोल, और ये लॉजिस्टिक जो GSA पर 3, एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, थर्ड वाले में, तो उसमें काम है। बोलो प्रवेश। इसके अलावा अगर हम बात करें इंडिया के अंदर जो PAC का पूरा स्ट्रक्चर है और क्या उसकी इंपॉर्टेंस है। करंटली अकॉर्डिंग टू RBI 1.2 लाख हमारे यहाँ PACS अलग अलग ज्योग्राफीज में इंडिया की। इसके अलावा PACS जो है सबसे पहले कहाँ पर आई, तो महाराष्ट्र के अंदर 1904 के अंदर आई। क्या काम करती है, DBT देती है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम क्रॉप्स के ऊपर, क्रॉप का इंश्योरेंस देखती है, फर्टिलाइजर हो गए, सीड्स हो गए, इनका इंश्योर करती है। इसके बाद विलेज लेवल पर PACs का जो है इस्टेब्लिशमेंट होता है। और अगर आप बात करें पूरे कोऑपरेटिव सिस्टम की जो स्टेट के अंदर है, तो 3 टायर हमारे यहाँ कोऑपरेटिव होता है। अगर सबसे पहले बात करें तो कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस के अंदर 2 तरीके के होते हैं, एक होता है अर्बन, एक होता है रूरल। अर्बन के अंदर कोई सब डिवीजन नहीं है, अर्बन कोऑपरेटिव तो देगा। रूरल के अंदर बहुत सारे सब डिवीजन है। सबसे पहला शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म के अंदर आता है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, जिसके ऊपर अलग अलग SLR, CRR ये सब भी फाउंडेशन है और RBI इनको रेगुलेट करता है। शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर के अंदर ही रूरल लेवल पर है सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, अगेन RBI, नाबार्ड। इसके बाद आती है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, जिसकी हमने बात करी थर्ड टायर पर। तो रूरल स्ट्रक्चर के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी के शॉर्ट टर्म के जो 3 पार्ट है उनका नाम है स्टेट कोऑपरेटिव, सेंट्रल कोऑपरेटिव एंड प्राइमरी कोऑपरेटिव। और अभी हमने देखा कि देयर वाज अ क्वेश्चन इन द प्रीलिम्स एग्जाम आल्सो, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स आल्सो, सो दैट इज बैंक, दैट इज नॉट कोऑपरेटिव। इसके बाद अगर हम बात करें रूरल में, तो लॉन्ग टर्म में क्या है, लॉन्ग टर्म का जो पैसा देते हैं, लॉन्ग टर्म का क्रेडिट देते हैं, तो वो है स्टेट लेवल पर स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। और दूसरा लॉन्ग टर्म देने वाले हैं प्राइमरी कोऑपरेटिव, यानी जो विलेज लेवल पर है, प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। इसके बाद अगर हम बात करें PACS की, तो पैसा देते हैं फार्मर्स को, फाइनेंशियल इंक्लूजन विलेज लेवल पर प्रमोट कराते हैं। इसके बाद जो फार्मिंग से रिलेटेड या फिर जो अलग सर्विसेज होती है वो फार्मर्स तक पहुंचाते हैं, सीमलेस कनेक्टिविटी। सेविंग कल्चर को प्रमोट करते हैं कि आप जो है पैसा खराब मत कीजिए, जितना आपको खेती में लगाना उतना लगाइए, बाकी को आप डिपॉजिट करिए। उसके बाद इश्यूज क्या है, तो बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर PAC हैं लेकिन कवरेज नहीं कर पा रही है, क्योंकि जो PAC है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है कि वो ढंग से चल ही नहीं पा रही। दूसरा इनएडिक्वेट रिसोर्सेज डिवोल्यूशन है। जब हमने अभी बात की कि सेंटर स्टेट के बीच में फिजिकल डिसइक्विलिब्रियम है, तो हॉरिजॉन्टल लेवल पर भी बहुत ज्यादा डिसइक्विलिब्रियम है, कोऑपरेटिव सोसाइटी को पैसा ही नहीं है उनके पास, तो वो आगे कैसे दें। इसके बाद बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐसी हैं जिनके पास पैसा है लेकिन उन्होंने रैंपेंट लैंडिंग कर दी है, NPA बढ़वा दिया, तो बोरिंग में दिक्कत आ गई। तो इसके लिए अब क्या करना चाहिए, जो PACS के नॉर्म्स हैं, RBI, नाबार्ड ये जो रेगुलेट करते हैं, इनको इनके ऊपर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन इनके ऊपर भी लगाना चाहिए, जो है डिजिटल रिपोर्ट इनके होनी चाहिए, और जो फंडिंग की जो एनुअल रिपोर्ट होती है वो इनको टाइमली मिलनी चाहिए, ताकि जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं वो एक चेक एंड बैलेंस क्रिएट कर पाए। नाउ यू कैन कंटिन्यू। इसमें बस 2 ऐड और करना है। पहली बात है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अभी जो 86% ऑफ एग्रीकल्चर कम्युनिटी है, फार्मर्स होल्ड लेस देन 2 हेक्टेयर्स। तो उनके पास एक कोऑपरेटिव, उनके पास एक कलेक्टिव, एक अकाउंटेबिलिटी, कलेक्टिव वॉइस नहीं है विद रिगार्डिंग टू कि आप कैसे उनको सही प्रोडक्ट का प्राइस, सही प्राइस मिले प्रोडक्ट का, वैसा दिक्कत होता है। अब फर्स्टली
स्टोरेज इंक्लूसिव ऑफ द प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर लेस देन 2%, उनका कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। तो पीएससीएस के कारण क्या होगा कि उनको एम्पावरमेंट मिलेगा फॉर क्रिएटिंग ऑफ द स्टोरेज फैसिलिटी एट अ वेरी ग्रासरूट लेवल। और जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस है एट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग लेवल 6%, वो घट के बहुत कम हो जाएगा। उससे क्या होगा, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस होगा तो सेंटर का पैसा कम खर्चा होगा प्रोक्योरमेंट में। दूसरा कि फार्मर्स का रेन्यूमरेशन ज्यादा मिलेगा और कंज्यूमर को भी एक सही अमाउंट में पैसा मिलेगा। तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस 6% है, वो कम कर देंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो ये सब चीज मेंशन होना चाहिए डॉक्यूमेंट। और यहाँ पे जो मार्जिनल फार्मर्स की बात की गई, जो औशिक ने आपने मेंशन किया कि 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड से कम जो है वो मार्जिनल, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो उनका जो इंडिया में शेयर है 85% इंडिया में स्मॉल और ये मार्जिनल फार्मर्स 86%। है। हाँ, 85%। और एक और जो नेशनल एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग फैसिलिटी है, वो जो डिफरेंट लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, आरआरबी, स्मॉल फाइनेंस बैंक जो रूरल एरियाज में वर्क कर रहे हैं, तो उसको फाइनेंस प्रोवाइड करता है। अपार्ट फ्रॉम जो डायरेक्ट लेंडिंग भी प्रोवाइड की जाती है टू एमएसएमईज, तो दे आर प्रोवाइडिंग लोन ऑफ अप टू ₹2 crore और 7 ईयर का टेन्योर है। ठीक। कमिंग टू नेक्स्ट, स्कूल एजुकेशन में देखा जाता है डमी स्कूल एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म है, कोलैबोरेशन होता है कोचिंग इंस्टीट्यूट का और प्राइवेट स्कूल का, और वो इट इज रिकॉग्नाइज बाय सीबीएसई। वो पढ़ाते नहीं है, बस एग्जाम जाके देना है। और कोचिंग में पढ़िए आप, और फिर लास्ट में जो एग्जाम आता है उसमें एग्जाम दे दीजिए और फिर आप पास हो जाएंगे। तो इस पर आया था कि द दिल्ली हाई कोर्ट हैज स्टेटेड दैट अनचेक्ड ग्रोथ ऑफ डमी स्कूल एडवर्सली अफेक्ट द स्टूडेंट। कि स्कूल जाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्कूल से आपका हर चीज का 360 डिग्री ग्रोथ होता है, माइंडसेट का भी, EQ, SQ एक्सेट्रा। लेकिन अभी क्या है, कोचिंग इस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन है, वो डमी स्कूल कोलैबोरेट करते हैं। इंक्रीज क्यों हुआ है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ा है हर जगह में, एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता है। स्कूल में जो एग्जाम ओरिएंटेड है स्कूल का सिस्टम, वो डिफरेंट है, और जो कंपटीशन है वो डिफरेंट है, इसलिए। तो डमी स्कूल्स का यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑफिशियली दे आर रिकॉग्नाइज्ड बाय सीबीएसई एज हाँ, स्कूल्स। डमी जैसे स्कूल्स भी अभी कोई ऑफिशियल। कोचिंग इंस्टीट्यूट फिटजी है, तो वो एक दो स्कूल को पकड़ेंगे, बोलेंगे कि जो भी मेरे यहाँ बच्चे आते हैं वो दिन भर पढ़ाई करेंगे IIT JEE का या कोई AIPMT एम्स किसी का भी, और आपके यहाँ नाम लिखवा देंगे, तो नाम लिखवा देगा उनका। और उनको बस क्या करना है, प्रोजेक्ट बस सबमिट करना है संडे सैटरडे, और जो छोटा बहुत काम करना है, अटेंडेंस दिखवाना है। और जब एग्जाम आता है, जब बोर्ड एग्जाम आएगा, तो बोर्ड एग्जाम दे देना उनके थ्रू। अब वो दिखा देते हैं कि मेरे यहाँ पढ़े थे और क्लासेस भी हुआ था और बोर्ड एग्जाम में दे दिए, तो दोनों हो जाता है, उनका फायदा हो जाता है, एक्स्ट्रा फंड मिल जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है स्कूल को। अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट का हो जाता है कि चलो बच्चा मेरे यहाँ पढ़ ले, साइड बाय साइड डिग्री मिल जाएगा, 11-12 का मिल भी जाएगा मार्क्स, और साथ ही साथ बच्चे का फायदा हो जाता है, पेरेंट्स का फायदा हो जाता है कि पूरा दिन भर बाकी कम कॉम्पिटिशन एग्जाम का। मतलब एक तरीके से ओवरऑल तो ये रॉट लर्निंग ही प्रमोट कर रहे हैं ना। रॉट लर्निंग नहीं प्रमोट हो रहा है, जेई और बाकी से वही रॉट तो लर्निंग नहीं बोल है। रहे हैं एग्जाम, तो। स्कूल के एग्जाम में रॉट लर्निंग ज्यादा होता है। पेडागोजी डिफरेंट, बहुत डिफरेंट है ना, दोनों के एग्जाम का ओरिएंटेशन डिफरेंट है। स्कूल का जो बोर्ड एग्जाम यहाँ होता तो है खाली वो एग्जाम डिफरेंट है। स्पेसिफिक ही हो रहा है ना कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है आपको हाईएस्ट स्कोर चाहिए, तो रॉट लर्निंग ही हुआ इसमें, प्रैक्टिकल या रॉट लर्निंग वोकेशनल हायर स्कोर कैसे में कोई प्रमोट मतलब हो। ही नहीं ना, क्योंकि जो एबिलिटी है, कॉग्निटिव एबिलिटी लगता है सॉल्व करने में, वो डिफरेंट है। स्कूल के एग्जाम में कॉन्सेप्चुअल चीज डिफरेंट है, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, फॉर एग्जाम्पल नीट हो गया, जेई हो गया, बाकी सब CUCT हो गया, ये तो डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट है, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है, वो यहाँ पर की हाईलाइट है। रादर अगर सेम होता तो कोई दिक्कत ही नहीं होता। मुझे क्या ना यार वन थिंग, हम्म। ये मतलब आपने बताया ऐसे होता है कि पहले तो नॉर्मल क्लास लग जाती है, फिर जो कोचिंग सेंटर होते हैं वो 2 घंटे के अलग से बच्चों को यहीं पे बिठा के ट्यूशन कराते हैं, ऐसा होता है? नहीं, कोचिंग में जाते हैं सिर्फ, ऐसे हाँ, यहाँ होता है। ही मैं जाना तो होता है। प्रॉपर स्कूल किया हूँ, लेकिन बहुत लोग होते थे कोचिंग सिर्फ जा रहे हैं, दिन भर पर उनको कोचिंग जाना है, फिर लेकिन वो नाम लिखवा दिए कि अपना वो डमी स्कूल के नाम से। कोचिंग जाइए, काम करते पढ़ते रहिए, AIPMT का, मेडिकल का, या फिर इंजीनियरिंग का पढ़ते रहिए। जब समय आएगा एग्जाम का, तो सब एग्जाम का बस दे दीजिए उसके नाम से। अच्छा और ठीक है। हम्म, आपको मिल भी जाएगा, आपको अटेंडेंस भी हो जाएगा, मिल भी जाएगा, प्रोजेक्ट भी मिल जाएगा, सब चीज मिल जाएगा बना बना। ठीक है। एग्जाम बस ढंग से होता है, एग्जाम प्रॉपर जो होता है वो ढंग ढंग से होता है, बाकी जो चीज होता है वो सब मैनेज रहता है। डिसरप्टिव स्लीप मेक्स पीपल वल्नरेबल टू कॉग्निटिव प्रॉब्लम। स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है, REM साइकिल होता है, रैपिड आई मूवमेंट साइकिल। आई मूवमेंट में स्लीप होता है, नॉन REM में आप डीप स्लीप होता है।
स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्मोनल बॉडीज के अंदर में हार्मोनल मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करते हैं, और स्लीप अगर नहीं हुआ है, तो आपका लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम होगी, ओवरऑल कॉग्निटिव रिस्क फैक्टर्स बढ़ते रहते हैं, भूलने का प्रॉब्लम से लेकर के गुस्सा, हाइपरटेंशन, सब। राइजिंग ओबेसिटी, जब हम लोग बात करते हैं माल न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन, तो अंडर न्यूट्रिशन के साथ साथ अंडर न्यूट्रिशन इसको ही बोलते हैं, सिर्फ और सिर्फ लो वेस्टिंग स्टंटिंग नहीं होता है, ओबेसिटी भी अंडर न्यूट्रिशन में आता है। तो इसमें विमेन का ओबेसिटी फिगर्स मिलियंस, पहले बहुत कम थे, 2.4 थे 1990 में, अब बहुत ज्यादा हो गए, 4.4 नहीं 44 मिलियन विमेन और 26 मिलियन मेन आर ओबीज, क्योंकि फास्ट फूड कल्चर, लाइफस्टाइल चेंजेस, इसके कारण बेवरेज, सोडा, हाई स्वीटेंड शुगर यूज, जूस, इसके कारण होता है। क्या करना चाहिए कि घर में काम बच्चे को साथ करना है, बच्चे को करवाना चाहिए, सिर्फ बैठते हैं स्कूल, बस, स्कूटर सब में, टीवी भी देखते हैं, हेल्दी खाना चाहिए, हेल्थ स्क्रीनिंग होना चाहिए टाइमली। तो ओशिक, एक मेरा क्वेश्चन है आपसे कि इंडिया के अंदर अगर आप डाटा की बात करें तो 40% जो महिला सेक्शन है हमारा, उनके अंदर ओबेसिटी है, और सिर्फ 12% लोगों जो हमारा मेन काउंटर पार्ट है उनके अंदर ओबेसिटी देखने को मिलती 40% का? है। तो महिलाएं तो काम भी इतना ज्यादा करती हैं, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर और ये सारे जितने हमारी जो कंसेप्ट हैं सोसाइटी के अंदर, फिर भी इतनी ओबेसिटी क्यों महिलाओं के अंदर? जब आप डेटा डायबिटीज कहाँ की है बात प्रवेश? करें तो इंडिया डायबिटीज के अंदर नंबर 1 है, बट अराउंड डेटा 75% वुमेन में है। यहाँ 44 मिलियन है। बहुत फैक्टर्स है ना इसमें, सिर्फ और सिर्फ काम हम्म। करना फैक्टर नहीं है ना। आप लेट से खाना हाँ, खा रहे आप हो, खाली आप रूरल वेट कर रहे एरियाज की हो, बात लेट करते से हैं ना। खाना खा रहे हो, लेट से खाना अर्बन खा रहे एरिया हो। में तो बोलो मत। मैं यही बोल रही हूँ कि अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज में, जैसे प्रवेश ने जो बोला, जो पॉइंट्स हाईलाइट किए, वो ज्यादा रूरल एरियाज में देखा जाता है। अर्बन एरियाज में जो आपका लाइफस्टाइल है वो तो एकदम ऑपोजिट बोल सकते हैं जो रूरल एरियाज में देखा जाता है। तो इसलिए वुमेन में तो हाई हो सकता है। यानी जो अर्बन सेंटर की महिलाएं वो काम कम करती हैं, हम ये माने? नहीं, नहीं, ये किस काम कम करती है, हमने लाइफस्टाइल की बात की ना। लाइफस्टाइल जो उनका है, आप आपकी जो फूड ईटिंग हैबिट्स है, जैसे औशिक बोलता है कि टाइम नहीं है, आप जंक फूड के ऊपर कितना रिलाई करते हो, क्योंकि इजी अवेलेबिलिटी हो गया, आपको जैसे ऑर्डर करना है आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो। आप वर्कआउट नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते हो, प्लस जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस उसकी वजह से और जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हो रहे हैं, जो हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है आपकी बॉडी में, जो और एक और चीज पीसीओडी है। की आप देख रहे हो। हाँ, हाँ। एक और बोल सकते हैं कि हाई प्रोसेस फूड, हाई फैट, और दूसरा की जो फैट एक्यूमुलेशन वो लार्जेस्ट स्पीड में होता है विमेन में एज कम्पेयर टू मेन। अगर मेन अगर लगातार एक्सरसाइज नहीं करेंगे, विमेन नहीं करें लगातार, तो डिफरेंसेस ज्यादा होगा विमेन। इसी कारण एक है रीजन। दूसरा है कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड होता है, पोस्ट प्रेगनेंसी रिलेटेड होता है। तीसरा कि मेंटल ट्रॉमा, फिर सोसाइटी के अंदर में जो भी डिस्क्रिमिनेशन है वो भी इम्पैक्ट करता है, घर में एक्स्ट्रा काम, फिर एनजाइटी, वो सब भी इम्पैक्ट करता है हर चीज़ पे, मेटाबॉलिक। ठीक। फर्स्ट असिस्टेंट डॉग रोबोट शेयर कर दो लिंक।